हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको जीव विज्ञान जो जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है उसको पढ़ाऊंगा और मेरा ये दावा रहेगा कि मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आप चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी आती है, उसके अंदर आप सारे क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। तो आज आपके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी का जो बेस होता है, आधार, जो कोशिका, वो पहला टॉपिक, यानी कि जीव विज्ञान का जो बेस आधार होता है, कोशिका यूनिट एक इकाई होती है लाइफ की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कोशिका जीवन की एक इकाई। साथियों, कोशिका के बारे में जहाँ तक आपने अभी तक पढ़ा है वो आपका ज्ञान बेहतर है, लेकिन कंपटीशन लेवल का नहीं है। यानी कि आपको पर्टिकुलर जो मॉक क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं जो यहाँ पर आपको बताऊंगा वो सारे फैक्ट होंगे और 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन वाले जो एग्जाम है मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कोशिका की। इसी के बारे में, इस नाम को ही हम पूरा खोल के देखते हैं कि ये कोशिका नाम क्या होता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला नाम हो गया कोशिका। ये कोशिका होता क्या है, याद रखें, कोशिका शब्द होता है वो एक शब्द से बनता है जिसका नाम है सेल्यूली। क्या नाम है? सेल्यूली। सेल्यूली एक वर्ड है, इस वर्ड से ही है जो सेल शब्द बना है और इसी का मतलब होता है एक छोटा कमरा। यानी कि कोशिका जो शब्द होता है वो शब्द सेल्यूली शब्द से बना है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। ये तो इसकी नाम की मेहनत होगी कि कोशिका शब्द किस शब्द से बना है, सेल्यूली नामक शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। फिर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि हम कोशिका कहेंगे किसे, या कंपटीशन लेवल में पूछ जाए तो कोशिका क्या है, और क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको। तो इसका फैक्ट याद रखना, कोशिका होती क्या है। तो देखिए साथियों, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, अपनी कोशिका होती है। यानी कि जीवों के शरीर की छोटी से छोटी इकाई भी कोशिका ही होती है। तो उसी के ऊपर स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी, क्योंकि एक छोटी से छोटी कोशिका के अंदर भी वो सारी प्रक्रियाएं हो सकती है जो बहुत बड़े इंडिविजुअल एक शरीर के अंदर, मानव शरीर में होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कोशिका है जो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर हम बात करेंगे इसी कोशिका के बारे में जनरल चीजें कि कोशिका के बारे में अध्ययन करने को क्या कहा जाता है। तो याद रखें, कोशिका का अध्ययन जिस एक विभाग के अंदर किया जाता है उसे कहा जाता है कोशिका विभाग या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, या इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी कि कोशिकाओं के बारे में जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। यानी कि सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और एक नाम आपको याद रखना होगा जिसके बिना साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी अधूरी है, वो नाम है रॉबर्ट हुक। अब इसी को लेकर अब अपना कंसेप्ट आगे चलाएंगे कि रॉबर्ट हुक क्या है, ये क्या है, इसने कोशिकाओं के अंदर अपना क्या रोल दिया है, इसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, सन 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने बोतल के कॉर्क के अंदर एक ऐसी स्लाइस देखी, एक ऐसा टुकड़ा देखा, एक उसको संरचना नजर आई। उसी संरचना के आधार पर आज की जो मॉडर्न साइंस है उस तथ्य के आधार पर उसने पूरे हिला के रख दिया था। उसने ऐसा क्या देखा था, अपने ऐसा क्या फैक्ट दिया था जिसकी वजह से रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। याद रह जाएगा साथियों, रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कुछ ऐसी संरचनाएं देखी थी, उन्हीं के बेस पर साइटोलॉजी बनी है। तो चलिए रॉबर्ट हुक को ही लेकर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने देखा कि बोतल का एक कॉर्क होता है। कॉर्क आप सभी साथ ये जानते होंगे, कॉर्क क्या होता है कि पुराने जमाने में बोतल, जो कांच की बोतल आती थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं होकर रबर का एक कॉर्क फिट किया जाता था, उसको दबाकर या प्रेस करके दबाया जाता था उसी कॉर्क के अंदर। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक परिच्छेद यानी कि एक टुकड़े के अंदर, कॉर्क का एक टुकड़ा था, उसको देखा, उसके अंदर कुछ ऐसी उसको संरचना नजर आई। उसको कंपटीशन में पूछ जाता है कि रॉबर्ट हुक को बोतल के कॉर्क के अंदर कैसी संरचनाएं सबसे पहले नजर आई। तो साथियों याद रखना, मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना रॉबर्ट हुक को सर्वप्रथम बोतल के कॉर्क के अंदर नजर आई। मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना, अब आप समझना कोशिका का इसके क्या संबंध है। तो साथियों देखना, कोई भी मधुमक्खी का अगर छत्ता होता है
ये लो मधुमक्खी का छत्ता, उसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं। चैम्बर मतलब छोटे छोटे कक्ष। आप सभी ने लाइफ के किसी न किसी स्टेज के अंदर मधुमक्खी का छत्ता अवश्य देखा होगा। तो इस प्रकार के चैम्बर्स बने होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क का टुकड़ा है उसके अंदर ऐसी संरचना देखी जो किसके समान थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। और ये अपना जो रेलवे का एग्जाम था पिछली बार, किसका, जिसके अंदर जनरल साइंस थी ग्रुप डी का, उसके अंदर पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था, उसके अंदर कैसी संरचना थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। अब एक बात जो अपने जहन में हमेशा रहती है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, यानी कि मरी हुई थी। कैसे, तो इसी को कंफ्यूज को भी हम डिटेल में देखते हैं। देखो साथियों, रॉबर्ट हुक ने जो मधुमक्खी के छत्तेनुमा जो संरचना देखी थी वो उसने क्या देखा था, उसने देखा कि कोई भी एक चार दीवारी उसको दिखाई दे रही है। और वो चार दीवारी क्या थी, वो चार दीवारी आपको याद रखनी पड़ेगी। वो चार दीवारी अपने कंपटीशन में काफी बार आ जाती है। क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गौर कीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, उसने देखा था कि वो एक कोशिका न होकर क्या थी, कोशिका की केवल एक क्या थी, उसकी भित्ति थी, उसकी एक चार दीवारी थी। क्योंकि जो भी उसका जीव द्रव्य था वो सूख चुका था। सूख चुका था कैसे, क्योंकि कोई भी बोतल का जब दबाव लगा तो वो कोशिका पूरी मर गई, सूख गया उसका जीव द्रव्य। उसकी जो चारों तरफ जो आउटलाइन थी, चार दीवार थी, वही बचकर रह गई। और उसी को रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम देखा। और जो मधुमक्खी के संरचना नजर आई ऐसी, तो वो क्या थी, केवल और केवल कोशिका भित्ति। अपने क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो कोशिका की मृत कोशिका की खोज हुई थी वो किसके बेस पे हुई थी। तो याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मरी हुई थी, क्योंकि कोशिका भित्ति ही उसको नजर आ रही थी। उसके अंदर का जो जीव द्रव्य था वो क्या था, पूरा सूख चुका था। यानी कि पूरा का पूरा वो जीव द्रव्य क्या था, सूख चुका था। तो इसके आधार पर रॉबर्ट हुक के ऊपर अपने क्वेश्चन क्या बनते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका देखी थी, मृत कोशिका, क्योंकि कोशिका भित्ति दिख रही थी, जीव द्रव्य उसका पूरा सूख चुका था। मृत कोशिका दिख रही थी, उसको संरचना कैसी नजर आई कि सर्वप्रथम उसने जो कोरक के अंदर देखा तो मधुमक्खी के छत्तेनुमा उसको संरचना नजर आई। अब ये सारी जो डिटेल चीजें हैं वो अपने को कैसे पता चली, तो साथियों याद रखना, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब को अपने जो RSM SSB का जो इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर उस किताब को पूछ लिया था। याद रखना, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया के अंदर रॉबर्ट हुक ने सारी कोशिका के बारे में लिखकर वर्णन किया है। तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक उसका नाम क्या हो गया, माइक्रोग्राफिया। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में स्पेशल, कि हम इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। साथियों, फादर ऑफ साइटोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सर्वप्रथम कोशिका के बारे में किसी ने बताया, तो किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। तो इसी के सम्मान में हम फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने जो ये कोशिका भित्ति की जो संरचना देखी थी और ये मृत कोशिका थी, जो हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने इस संरचना को सबसे पहले कोशिका नहीं कहा था। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने इन संरचना को सबसे पहले कहा था सेल्यूली। वही सेल्यूली जो आगे चलकर क्या बना, सेल बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, उस संरचना को उसने क्या नाम दिया था, सेल्यूली नाम दिया था, जिसे ही हम आगे चलकर सेल के नाम से जानते हैं। तो ये तो थी किसकी कहानी, रॉबर्ट हुक के बारे में। डिटेल में डिस्कस आपको पता होना चाहिए। कोशिका भित्ति को देखा था, जीव द्रव्य सूख गया था, मृत कोशिका की खोज की थी। अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 1665 की बात है, अभी तक कोई भी किसी ने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। फिर एक नाम 1665 के बाद 9 सालों बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम बड़ा ही लंबा है लेकिन इसका काम इससे भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसने पूरे साइटोलॉजी वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। इसने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था जिसके बारे में कल्पना की जा सकती थी, पहले के मामले में ये हम सोच ही नहीं सकते थे। कैसे, कि इन्होंने एक तो एक काम किया, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, यानी कि खुद ही जुगाड़ करके सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। और क्या किया था, उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। याद रखना, इससे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। कैसे, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप, यानी कि स्वनिर्मित जो माइक्रोस्कोप होता है उसको बनाया था, यानी कि खुद ही बनाया था जुगाड़ करके, जीवित कोशिका को देखा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आम हो गया अपने को कि जीवित कोशिका खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जैसे ही लेवल ऊपर जाएगा, पटौरी का लेवल ग्रेजुएशन बेस का है, तो वहां पर क्वेश्चन आएगा कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसके अंदर देखा था। तो याद रखना, तालाब के जल के अंदर। किसके अंदर,
तालाब के जल के अंदर एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। उसके अंदर जीवाणु, शैवाल, कवक कुछ भी हो सकते हैं। याद रखना, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने जो एक कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को, इसको उसने नाम क्या दिया था? इसने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल कहा था। इसने सेल्यूली नहीं कहा था। साथियों, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका को क्या नाम दिया था? देखते ही सेल्यूली नाम दिया था, लेकिन एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था? एनिमलक्यूल इनको नाम दिया था। नामकरण क्या दिया था इनका? एनिमलक्यूल। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने वो छोटे छोटे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के बारे में भी अध्ययन किया था। इसलिए एंटन वॉन लीeuwenhoek को क्या जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एंटन वॉन लीeuwenhoek को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो साथियों, केवल सेल के बारे में डिस्कस करें तो मैं आपको दो पार्ट में बदल देता हूं, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। पहली, कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1674। डेट याद रखना, 1674। वैसे आज तक कोई नहीं पूछता साइंस के रिलेटेड, लेकिन फिर भी याद रखना। इन्होंने मृत को खोज की थी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका को किसमें देखा था? कॉर्क के टुकड़े के अंदर देखा था। इन्होंने जीवित कोशिका को किसके अंदर देखा था? तालाब के जल के अंदर देखा था। इन्होंने मृत कोशिका को क्या नाम दिया था? सेल्यूली नाम दिया था। और इन्होंने जीवित कोशिका को क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, इसके आगे हम और देखते हैं कि कोशिका विज्ञान में और क्या क्या नई चीजें हुई। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट चीजें जिसके बारे में अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कुछ कोशिकाओं का आकार को लेकर, छोटी बड़ी कौन सी है, कुछ कोशिकाओं का कैसा आकार है, कितनी लंबाई है वगैरह। तो देखते हैं। सबसे पहले अपने को पूछा जाता है कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीव जगत की सबसे छोटी, याद रखना मैं बहुत पूरा का बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की। तो याद रखना साथियों, जीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। अब इसके बारे में मैं बताता हूं थोड़ा सा। आप हर एक चीज को, कंसेप्ट को पढ़िए, उसके साथ साथ मैं हर एक नाम के साथ आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता जाऊंगा, जिसका आपका जो भी साइंस से रिलेटेड जीव विज्ञान का जो बेसिक है वो टर्म आपका रिवाइज हो जाएगा। अब बात आ गई माइकोप्लाज्मा के। तो साथियों, इसकी जो साइज होती है 0.3 माइक्रोन भी कई बुक्स में लिखा होता है, 0.1 माइक्रोन भी लिखा होता है। अब मैं ये एनसीईआरटी और अन्य गाइड को मिलाकर बोल रहा हूँ। इसका आकार 0.3 माइक्रोन भी ऑप्शन में मिल सकता है, 0.1 माइक्रोन भी ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों ही सही है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा को लेकर। माइकोप्लाज्मा क्या है? साथियों, माइकोप्लाज्मा है उसे बोला जाता है जीव जगत का जोकर। क्या कहा जाता है? जीव जगत का जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में सस्पेंस रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सेल के पर्टिकुलर अंगों के बारे में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर क्यों कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, और वही फैक्ट आपको याद रखना है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन कैसे क्रैक हुए वो समझना है। सबसे बड़ी कोशिका, छोटी की बात होगी, माइकोप्लाज्मा तो बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का एक अंडा, इंडिविजुअल प्रत्येक में वो सबसे बड़ी होती है। इसकी साइज की बात करेंगे तो उसका साइज हो जाता है लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर, यानी 13 से 15 मतलब 13 बाई 15 सेंटीमीटर इसकी साइज हो जाती है। लेकिन एग्जाम में इसकी साइज नहीं पूछकर एग्जाम में इसका पूछा जाता है वजन, क्योंकि पर्टिकुलर सबसे बड़ी कोशिका है तो कितना वजन उसका हो सकता है। तो इसका वजन याद रखना 1.4 किलोग्राम इसका वजन होता है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, 1.4 किलोग्राम इसका वजन होता है। तीसरी हम बात करेंगे कि ये तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अब सबसे लंबी कोशिका की बात, यानी कि किसी की सबसे लंबी कोई कोशिका कितनी हो सकती है, तो बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका, यानी कि जीव जगत में सबसे लंबी कोशिका क्या हो सकती है। तो साथियों याद रखना, प्रत्येक जीव जगत में किसी की बात कर दो, कोई भी एक जीव की, तो उसके अंदर सबसे लंबी कोशिका होगी उसकी किसी की भी तंत्रिका कोशिका। क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। मानव तंत्रिका कोशिका की लंबाई हो सकती है 1 मीटर, जिराफ की 2 मीटर, तो तंत्रिका कोशिका होगी वह सबसे लंबी कोशिका हो सकती है। फिर हमने तो बात कर ली बड़ी, छोटी और लंबी की। अब हम बात करते हैं मानव के अंदर। कैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी, मानव शरीर की बात करें तो उसमें पुरुष और मादा दोनों में पूछा जाता है। पुरुष
और मादा दोनों के अंदर। तो साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मानव की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, पुरुष में तो होगा उसका शुक्राणु, पुरुष का खुद का शुक्राणु, और मादा के अंदर हो जाएगा उसका अंडाणु, क्योंकि दोनों के अंदर इंडिविजुअल होते हैं, जननिक भाग होते हैं दोनों के। तो मानव की सबसे छोटी कोशिका पुरुष में होगी शुक्राणु, मादा के अंदर होगी अंडाणु। एक क्वेश्चन पूछ जाता है पादपों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखिए साथियों, पादप की सबसे बड़ी कोशिका, पादप की सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि कोई पर्टिकुलर हम पादपों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो पादप की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। तो याद रखना एक जलीय शैवाल है जिसका नाम है कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। क्या नाम है? कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। क्या नाम है? कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। ये एक पादप की इंडिविजुअल सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये कुछ चीजें फैक्ट थी जो आपने को ध्यान में रखनी है। एक नाम और याद रख लेना, 6 नंबर में ऐड कर लेता हूं। पूछा जाता है आरबीसी का आकार। याद रखना आरबीसी का आकार 7 माइक्रोन या 8 माइक्रोन के आसपास होता है, मुख्यतः 7 माइक्रोन से छोटा नहीं हो सकता। आकार की बात कर ली थी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका पुरुष में शुक्राणु, मादा में अंडाणु, पादप की सबसे बड़ी कोशिका कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया, और आरबीसी का आकार 7 माइक्रोन के आसपास हो सकता है। अब कोशिका के आकार की तो हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कुछ कोशिकाओं के आकृति की, यानी कि इसके बाद देखेंगे कि कोशिकाओं की आकृति क्या होती है। अब हम बात करेंगे कुछ कोशिकाओं की आकृति के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये एग्जाम में पूछ जाता है कि आरबीसी की आकृति कैसी है। तो याद रखना आरबीसी की आकृति होती है उभयावतल, यानी कि बाइकॉनकेव प्रकार की। ठीक है। दूसरी हम बात करें, एग्जाम के अंदर आजकल क्वेश्चन पूछ जाता है परागकण की, पराग कणों की आकृति कैसी। याद रखना कांटेदार गोल होती है, क्योंकि उसके ऊपर कांटेनुमा संरचना अपने को दिखाई देती है। कांटेदार गोल पराग कणों की संरचना होती है। तीसरी है अपनी तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ये लो तंत्रिका कोशिका। तो आपने सभी को पता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है शाखान्वित। कैसी होती है? शाखान्वित। अलग अलग प्रकार की शाखाएं निकली रहती है, उसके ऊपर शाखान्वित संरचना होती है। और अगर मैं बात करूं आरबीसी, परागकण और तंत्रिका कोशिका को छोड़कर जीवाणु की, कोई भी जीवाणु कोशिका कैसी हो सकती है? तो कोई भी याद रखना, कोई भी जीवाणु कोशिका मुख्यतः अंडाकार हो सकती है। अलग अलग उसका आकार पर निर्भर करेगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको अंडाकार मिलेगा, तो यही क्वेश्चन राइट होगा। ये तो हमने बात की थी हमने कोशिकाओं की आकृति और आकार को लेकर। अब एक फैक्ट रहता है कि कोशिका सिद्धांत, इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत होता क्या है, किसने दिया, किस प्रकार, इसकी फैक्ट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोशिका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि कोशिका पर्टिकुलर जीवन में जो भी अपने को कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो पादप की कोशिका हो, चाहे वो जीवाणु की कोशिका हो, चाहे शैवाल की हो, चाहे किसी भी बड़े जीव की हो, तो कुछ न कुछ सभी कोशिकाओं के अंदर एक सिद्धांत फॉलो करता है, एक उसका प्रिंसिपल होता है, उसके अनुसार कोशिकाएं होती है, कार्य करती है। तो कोशिका सिद्धांत, सबसे पहले तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने? याद रखना स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने? वैज्ञानिक का, 2 वैज्ञानिक का नाम है मिथाइल स्लाइडेन एंड जेडी स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। अब देखो कोशिका सिद्धांत जब प्रतिपादित किया तो स्लाइडेन ने, स्वान ने क्या किया? इनमें से स्लाइडेन एंड स्वान ने, जो एक तो थे बोटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट, दोनों ने पादप और कोशिकाओं का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि पादपों और कोशिकाओं में मुख्यतः सभी कोशिकाओं जो पाई जाती है उनके अंदर कुछ न कुछ आंतरिक समानता पाई जाती है। और उसी के आधार पर उन्होंने कोशिका का सिद्धांत किया और कहा, क्या कहा कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला, किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने। दूसरे की हम बात करें, उन्होंने और क्या कहा था कि सभी जीवों के आनुवांशिक जो गुण होते हैं, सभी जीवों के आनुवांशिक गुण उसकी कोशिका में उपस्थित होते हैं। सभी जीवों के जो आनुवांशिक गुण रहेंगे उसकी कोशिका के अंदर क्या रहते हैं? वो उपस्थित रहते हैं। और तीसरा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी पुरानी जो भी कोशिकाएं होती है उनके अकॉर्डिंग, कैसे कि सभी जीव की कोशिकाएं
देखें, सबसे पहले संरचनात्मक की बात कर ली, क्रियात्मक की बात कर ली, आनुवांशिक गुणों की बात कर ली। जो भी सभी जीव की कोशिकाएं रहेगी वो कोशिकाएं स्वतः जनन की क्षमता प्रदर्शित करती है, यानी कि वो खुद है जो स्वतः जनन करती है। सभी जीव की कोशिकाएं स्वतः जनन प्रदर्शित करती है, यानी कि खुद है जो स्वतः जनन करती है, यानी खुद ही विभाजन करती है। ये 3-4 बातें हैं मुख्यतः जो अपने को याद रखनी है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि इन्होंने ये चीजें कहा था, क्योंकि ऑप्शन में अपने को मिलेगा निम्न में से कोशिका सिद्धांत के अनुसार वाक्य है या कथन है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत को पूरा किसने किया था। एक नाम याद रखना जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1955 के आसपास कोशिका सिद्धांत में अपना एक वाक्य दिया था, अपना एक कथन जोड़ा था। वो कथन कैसा है याद रखना, वो एक जर्मन कथन था जिसका नाम था, या उसका वाक्य का नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यहाँ पे आप लोग याद रखना ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है हिंदी में? देखिए, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, इसका मतलब है कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि जो भी नई कोशिका बनेगी वो अपनी ही पुरानी कोशिका से बनेगी। ये कथन किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, और इसी के आधार पर जो कोशिका सिद्धांत है वो पूर्णतः माना जाता है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के मुख्य कथन क्या थे? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जीवों के आनुवंशिक गुण कोशिका में होते हैं, कोशिका में स्वतः जनन की परिभाषा स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि अपना एक कथन दिया था कोशिका सिद्धांत में, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये तो थी कोशिका सिद्धांत की बात। अब कुछ ऐसे प्रकृति के अंदर चीजें पाई जाती है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करती या कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने जाते हैं। वो कौन कौन से? 3 नाम याद रखना। एक तो वायरस यानी कि विषाणु, दूसरा विरोइड, और तीसरा प्रियोन। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो कोशिका सिद्धांत के रूल्स को फॉलो नहीं करते या कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने जाते हैं। कैसे माना जाता है? क्योंकि वायरस, विरोइड और प्रियोन, क्योंकि इनके अंदर, वायरस के अंदर क्या होती है कि स्वतः जनन की क्षमता नहीं होती है, उनको अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए किसी सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा, कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिका के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कोशिका के टाइप्स यानी प्रकार को भी जानेंगे। धन्यवाद।